नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की हैसियत। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। रात की नींदें बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, उस घर को बनाने में मेरी सारी उम्र भी गुजर गई। सरला जी एक साधारण से परिवार में रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सरला जी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। सरला और उसके माता पिता एक सामान्य से परिवार में रहने वाले लोग थे। सरला का एक छोटा भाई भी था। सरला देवी जी के पिता एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वह ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन सभी लोगों की इज्जत किया करते थे। उनकी यह इज्जत उन्होंने अपने स्वभाव से बनाई थी और उनसे जितना होता था वह लोगों की मदद भी किया करते थे, जिससे लोग उनकी कुछ ज़्यादा ही इज्जत करते थे। लोगों की मदद करने के कारण उनकी इज्जत लोगों के दिलों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। एक दिन सरला के पिताजी किसी काम से शहर गए थे, तो घर लौटते हुए उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वह वहीं पर भगवान को प्यारे हो गए और इस भरी दुनिया को छोड़कर चल बसे। उस समय सरला जी डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन जब उसे उसके परिवार को इस घटना का दुखद समाचार मिला तो वह लोग बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें अभी तक यह नहीं पता चला था कि वह अभी तक है कि नहीं। उनकी मृत्यु का पता नहीं था। उनके ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि अभी उन लोगों की दुनिया उजड़ चुकी थी। एक्सीडेंट की खबर पाते ही सभी उनसे मिलने के लिए अस्पताल में दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वह तो इस दुनिया से ही जा चुके हैं। यह सुनकर सरला जी और उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि अकेले वीरेंद्र जी ही अपने घर का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति थे। उनके अलावा घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। उसके पिता अकेले ही सब लोगों की ज़रूरत को पूरा किया करते थे, इसलिए कभी भी किसी को घर से बाहर काम करने के लिए सोचना ही नहीं पड़ा। लेकिन अब तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सरला की मम्मी ने सोचा कि अब तो उन्हें घर का खर्च चलाने के बारे में सोचना पड़ेगा। अब मैं अकेले इन दोनों का पालन पोषण कैसे करूंगी? ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सरला की मम्मी ने सोचा कि क्यों ना सरला की शादी कर दी जाए, जिससे वह अपने ससुराल में चली जाएगी और रह जाएगा उनका अकेला बेटा। तो उसका पालन पोषण तो वह जैसे तैसे कर ही लेगी। कम से कम बेटी की चिंता से तो थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी। वह अपने घर में रच बस जाएगी और वहाँ उसकी देखभाल करने वाले भी होंगे। बबीता जी ने अपनी लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया था और अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए तैयार हो गई। उन्हें एक चिंता और खाई जा रही थी कि अब तो उसके पिताजी भी नहीं हैं, तो सरला की शादी का खर्चा कैसे उठाएंगी। वह यह बातें सोच ही रही थी कि तभी घर में जीवन बीमा करने वाले लोग आ गए। बबीता के पति की मृत्यु के बाद उनके पति की पॉलिसी हो रखी थी और जो पैसा मिलना था उसके बारे में सारी बातें उन्हें बता दी और उनसे कहा कि उनके पति ने यह पॉलिसी काफ़ी समय पहले करवाई थी। इसके बारे में घर में किसी को पता नहीं था। लेकिन सरला की मम्मी यह सुनकर खुश हुई कि कम से कम अब अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएगी। बीमा की धनराशि से बबीता जी ने अपनी बेटी सरला की शादी अनुज से करा दी। अनुज भी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो सरला जी का हर परिस्थिति में साथ दिया करते थे। सरला के सास ससुर भी सरला को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। शादी के बाद सरला ने भी अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह ही समझा और उसने पूरे घर को जल्दी ही संभाल लिया था और सभी को अपना भी बना लिया था। सरला जी की सास भी सरला जैसी बहू पाकर काफ़ी खुश रहती थी। सरला बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी और हर समय खुश रहने वाली महिला थी। वह कभी भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं किया करती थी जिससे कि उसके परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। वह सोच समझकर सारे कामों को करती थी ताकि उसके परिवार में किसी को भी कोई परेशानी ना हो।
वह बेशक एक बात खुद सुन लिया करती थी, लेकिन किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। उनकी इसी बात से उसकी सासू माँ और ससुर भी सरला को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे, क्योंकि वह लोग जैसी बहू अपने बेटे के लिए चाहते थे, सरला बिल्कुल वैसी ही बहू बन गई थी। थोड़े समय के बाद सरला जी ने एक बेटे को जन्म दिया। सरला और उसके पति अनुज अपने बेटे को खूब लाड़ प्यार करते थे। साथ ही उसके दादा दादी भी अपने पोते को खूब सारा लाड़ दुलार किया करते थे। वह तो उनकी आंखों का तारा ही था। उन्होंने उसका नाम सचिन रखा था। काफी समय से उनके घर में कोई छोटा बच्चा ना होने के कारण इसलिए सचिन सबका लाडला बन गया था। और जब उसने सरला जी के घर में जन्म लिया तो वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और उसकी छोटी से छोटी गलती को भी माफ़ किया करते थे, जिससे सरला जी का बेटा दिन प्रतिदिन बदतमीज होता चला गया और बिगड़ता चला गया। लेकिन वह अपने माता पिता के सामने तो ऐसा व्यवहार करता था जैसे उससे ज़्यादा अच्छा और समझदार इंसान दुनिया में है ही नहीं, और जैसे वह सब के बारे में सोच समझकर ही काम करता हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में स्थिति तो उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह घर से बाहर हमेशा दूसरे लोगों से बदतमीजी से ही बात किया करता था। ना ही बड़ों की लाज शर्म थी, बस अपनी ही धुन में मगन रहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उससे कोई गलती हो भी जाएगी तो उसका परिवार उसे माफ़ तो कर ही देगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए वह कभी भी कुछ भी करने से पहले सोचता बिल्कुल भी नहीं था कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसके परिवार का क्या होगा। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। अब सरला जी और अनुज के माता पिता का भी देहांत हो चुका था और वह भी उनकी स्थिति में ढल चुके थे। मतलब यह है कि अनुज और सरला जी अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब तो अनुज की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी, जो दिन प्रतिदिन ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। उनकी तबीयत को लेकर सरला जी भी कुछ परेशान सी रहने लगी थी। वह अपने बेटे को कहती थी कि अपने पिताजी के लिए दवाई लेकर आ जाओ और उनका चेकअप भी करा दो, तो वह अपनी मम्मी को कभी कोई बहाना बनाकर मना कर देता और कभी कोई बहाना बनाकर, लेकिन उसने अपने पिता की तबीयत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और ना ही उन्हें अच्छे से मेडिकल से दवाई दिलवाई थी, जिसकी वजह से अनुज जी दुनिया से चल बसे। अब तो सरला जी बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। थोड़े दिनों के बाद सरला जी ने अपने बेटे सचिन से कहा कि बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मुझे भी घर का सब काम नहीं होता, तो तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, जिससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और घर में बहू भी आ जाएगी और वह इस घर को संभाल लेगी। अब मुझे भी खाना पीना नहीं बनाया जाता और दिखाई भी कुछ कम देता है। यह सुनकर सचिन ने भी शादी करने के लिए हाँ कर दी। सचिन ने अपने लिए एक सुंदर सी लड़की देखकर रिश्ता पक्का कर दिया। सरला जी ने अपने बेटे की शादी एक अच्छा सा मुहूर्त देख के करवा दी। थोड़ी समय तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। सचिन की पत्नी का नाम साक्षी था। साक्षी शुरू में तो सरला जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उसका व्यवहार भी सरला जी के प्रति ठीक ही था, लेकिन कुछ समय बाद वह अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और अपने पति को भी धीरे धीरे अपनी सासू माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अब तो साक्षी जो कहती थी सचिन को वही सही लगता था और वह अपनी माँ को गलत समझने लगा था। उसकी पत्नी ने सचिन को अपनी माँ के खिलाफ इतना भड़का दिया कि उसने अपनी पत्नी साक्षी के कहने पर अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था और यह बोला कि तुम जैसी गंवार औरत क्या जाने आजकल की जनरेशन के खाने पीने के तरीके को और उनके उठने बैठने के तरीके को। हमारे खाने पीने और पहनने का तरीका तुम जैसे गंवारों को समझ में नहीं आएगा। तुम हमेशा मेरी पत्नी को हर चीज़ पर टोका टोकी करती रहती हो। अगर इतनी ही दिक्कत है तो यहाँ से निकल जाओ। और इतना कहकर सचिन ने अपनी माँ सरला जी को घर से बाहर निकाल दिया। सरला जी अपने बेटे को कहती रह गई, अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तब उसकी बहुरानी साक्षी भी बोल पड़ी, अरे अनपढ़ गंवार, तू जानती ही क्या है मेरे बारे में। मैं यहाँ की सबसे टॉप के कॉलेज में पढ़ती थी और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तुझे आता ही क्या है? तुझे तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता होगा और आई मुझे लेक्चर देने वाली, और तू मेरे पहनने ओढ़ने पर सवाल उठाती है। और सचिन को बोली कि
मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सरला जी बहुत दुखी थी। उन्होंने अपने बेटे सचिन को बहुत बार कहा कि बेटा, ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैंने तो तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा है, तो फिर यह झूठ क्यों बोल रही है? अच्छा, तो क्या अब मेरी पत्नी झूठ बोल रही है और आप मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काना चाहती हो? तो निकलो यहाँ से। इतना कहकर सचिन ने अपनी माँ को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर एक बार भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। सरला जी बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सचिन ने तो अपनी माँ की एक भी ना सुनी और दरवाजा बंद करके बाहर आकर बैठ गया। दोनों पति पत्नी सरला जी को घर से बाहर निकालकर बहुत खुश थे, लेकिन बेचारी सरला जी फूट फूट कर रोई जा रही थी और सोच रही थी कि शायद अभी यह गुस्से में है, लेकिन जैसे ही सचिन का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह दरवाज़ा जरूर खोलेगा और मुझे अंदर लेकर चला जाएगा। ऐसा सोचकर सरला जी दरवाजे पर ही बैठी रही, लेकिन सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर सुबह हो गई थी, लेकिन सचिन ने तो दरवाज़ा तो खोला ही नहीं, लेकिन अपना काम करने के लिए और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अपनी माँ की तरफ एक बार भी देखा तक नहीं और अपनी माँ को अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। लेकिन सरला जी घर के अंदर आने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। थोड़ी देर में सचिन चिल्लाता हुआ बोला, ए बुढ़िया, यहाँ कब तक बैठी रहेगी? तुझे शर्म नहीं आती क्या? यहाँ से कहीं चली क्यों नहीं जाती? कुछ तो शर्म कर, वरना लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतना कहकर सचिन फिर से चला गया। इतना सुनकर सरला जी बहुत दुखी हुई और वहाँ से अपना सामान लेकर चली गई। सरला जी रास्ते पर जाते जा रही थी। सारे रास्ते उनके मन में अपनी बहू बेटे की कही गई कड़वी बातें ही गूंज रही थी। उन्हें अपनी बुढ़ापे पर यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। चलते चलते वह एक गाड़ी से टकरा गई और वह जिस गाड़ी वाले से टकराई थी वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था, जिसके अपने खुद के 3-4 डिग्री कॉलेज थे। वह सरला जी को लेकर हॉस्पिटल गया और उनका इलाज करवाया। थोड़े समय के बाद जब सरला जी को होश आया तो वह उन पर चिल्लाता हुआ बोला, क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या मेरी गाड़ी के सामने आकर मरना चाहती थी? अगर आपको मेरी गाड़ी से कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। आखिर आप कौन सी दुनिया में खोई थी और किन ख्यालों में थी जो आपने यह भी नहीं देखा कि सड़क के बीचों बीच चल रही हैं? आपने यह भी नहीं सोचा कि अगर किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी तो फिर क्या होगा? और मेरी गाड़ी के सामने आकर गिर गई। उनकी बातों को सुनकर सरला जी उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहते ही सरला जी फूट फूट कर रोने लगी। तभी वह लड़का सरला जी को चुप कराता हुआ बोला, माँ जी, आप रोइए मत, आखिर आप इतना रो क्यों रही हो? और आप मुझसे माफ़ी भी मत मांगिए। आप मेरे से उम्र में कितनी बड़ी हैं, इसलिए मुझसे माफ़ी मांगते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने माना कि मुझे गुस्सा आ गया था और आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तो बस आपकी फिक्र करके बोल रहा था कि अगर कहीं आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता, इसलिए आप माफ़ी बिल्कुल भी मत मांगिए। उस लड़के ने सरला जी के साथ इतने अच्छे लहजे में बात की तो सरला जी सोचने लगी, कितने अच्छे स्वभाव का लड़का है, कितने अच्छे संस्कार हैं। जिसके माता पिता ने इसे जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो उन्हें इतना अच्छा लड़का मिला। इसके माता पिता ऐसा लड़का पाकर अपने आप को कितना खुश नसीब समझते होंगे। इतना कहकर सरला जी उस लड़के से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे डांटने के कारण नहीं रो रही हूँ, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। तुम्हारी माँ ने जरूर कोई पुण्य काम किए होंगे जिन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला, और एक मैं हूँ जिसे उसके खुद के बेटे ने ही घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। सरला जी की बातों को सुनकर वह लड़का चौंक गया था और बोला कि क्या कह रही हो माता जी? भला कोई बेटा अपनी माँ को घर से बाहर कैसे निकाल सकता है? माँ तो एक बहुत ही अनमोल रतन है जिसे भगवान ने सबकी किस्मत में नहीं लिखा है, और जिसकी किस्मत में लिखा है वह बहुत ही खुश नसीब होते हैं, और जिसे भगवान ने खुद भेजा है। भला कोई अपनी माँ को घर से कैसे निकाल सकता है? क्या अम्मा आप सही कह रही हो?
हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन हर बेटे की सोच तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती, सरला जी ने रोते हुए कहा। सरला जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनका रोता हुआ चेहरा देखकर वह लड़का कहने लगा, तो ठीक है माँ जी, अगर आपको आपके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है तो मेरी भी कोई माँ नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं एक अनाथ आश्रम में पाल पोस कर बड़ा हुआ हूँ, वहीं से मैंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की है, लेकिन मुझे भी एक माँ की ज़रूरत है, इसलिए अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। आपके पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है, इसलिए अब से आप मेरे पास ही रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरी माँ बनकर आप मेरे घर में रहना। सरला जी उस लड़के की बातें सुनकर हैरान होकर उसे देखे जा रही थी और हैरानी से कहने लगी, अरे बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? तो वह लड़का बोला, जैसे एक माँ अपने बेटे के घर में रहती है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही मेरे घर में मेरी माँ बनकर रहना। सरला जी को वह लड़का अपने साथ ले गया। अब सरला जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और सरला जी भी उसे बहुत प्यार करने लगी थी। उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी और वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करने लगा था। दोनों माँ बेटे खुशी खुशी से रहते थे। इस लड़के का नाम किशन था। एक दिन किशन अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे कॉलेज में और अपने स्कूलों में देखने के लिए जाना है कि स्कूल का स्टाफ अच्छे से काम तो कर रहा है कि नहीं, सभी टीचर और प्रिंसिपल ठीक से स्कूल को चला तो पा रहे हैं कि नहीं, या किसी चीज़ की कोई कमी या प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं, और घर में अकेले रहकर भी आप क्या करोगी, खाली बैठे बैठे बोर हो जाओगी। इतना कहकर किशन सरला जी को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने कॉलेज में ले गया। कॉलेज में जाने के बाद सरला जी बोली, बेटा, तुम अपने सभी कामों को देख लो, मैं इतने में तुम्हारे कॉलेज में घूम लेती हूँ। तो किशन बोला, ठीक है माँ, मेरी प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग है, उसके बाद मिलता हूँ, आप घूम लीजिए। सरला जी पूरे कॉलेज में घूम रही थी। उन्होंने देखा कि उस कॉलेज में क्लास से चल रही हैं। वह बाहर से खड़े होकर देखने लगी कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वह भी पढ़ी लिखी थी और उसे भी एक टीचर के पढ़ाने के तौर तरीके मालूम थे। सरला जी को भी पढ़ना लिखना काफ़ी पसंद था, तो वह कमरे के बाहर खड़ी होकर यह सभी कुछ देख रही थी और सुन भी रही थी। फिर वहाँ से उनका बेटा उन्हें अपने स्कूल में लेकर गया और स्कूल में आकर बोला, माँ, आप प्रिंसिपल ऑफिस में चलिए, मैं अभी आता हूँ। सरला जी प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बैठ गई। उस स्कूल का प्रिंसिपल, जो अभी सरला जी को नहीं जानता था, सरला जी को बोला कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या आप किसी का एडमिशन करवाने के लिए आई हैं? तो सरला जी बोली, जी नहीं, मैं किसी का एडमिशन कराने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं देखने आई हूँ कि यहाँ सब कुछ ठीक से तो चल रहा है कि नहीं। शर्मा जी की बातों को सुनकर प्रिंसिपल जोर जोर से हंसने लगा और हंसता हुआ सरला जी को बोला, अच्छा, तो आप चाहती हैं क्या कि आप इस स्कूल की मालकिन हैं और आप देख रेख का जायजा करने आई हैं? सरला जी ने कहा, हाँ, मैं तो नहीं, लेकिन मेरा बेटा इस स्कूल का मालिक जरूर है। प्रिंसिपल उसकी बात को सुनकर और भी ज़्यादा हंसने लगा और बोला कि अरे माँ जी, अब बस भी कीजिए, और कितना ज़्यादा मजाक करेंगी आप, मुझे तो अब यह मजाक बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा कि अचानक से इस स्कूल के मालिक की माँ कहाँ से आ गई। यह बोलकर प्रिंसिपल जोर जोर से हंस रहा था और सरला जी को उल्टा सीधा जवाब दे रहा था और उनके साथ बदतमीजी भी करने लगा था। किशन यह सारी बातें ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था, तो वह गुस्से से तिल मिलाता हुआ अंदर आया और प्रिंसिपल को बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इस तरह से बात करने की। उसकी यह बात सुनकर प्रिंसिपल भी चौंक गया था। सर, क्या सच में यह आपकी माँ है? तो किशन बोला, हाँ, यह मेरी माँ है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? यह एक बार समझ में नहीं आता, फिर से समझाऊं क्या? यह मेरी माँ है। तुमने कितनी बदतमीजी के साथ मेरी माँ से बात की है। चलो, मेरी माँ को तो छोड़ो, अगर यह किसी और की भी माँ होती तो क्या तुम फिर भी किसी के साथ ऐसी बदतमीजी से बात करते? माना कि तुम प्रिंसिपल हो, लेकिन तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम किसी भी इंसान के साथ इतनी बदतमीजी से बात करो और इतने गंदे लहजे में बात करो।
किशन ने प्रिंसिपल को स्कूल से निकाल दिया था और उसके बाद घर वापस आ गया। सरला जी तो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, साथ ही साथ बहुत समझदार भी थी। वह किशन की परेशानी देखकर समझ गई थी कि जरूर उसे स्कूल की ही टेंशन है, क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल भी रिटायर को भी वहाँ से चला गया था, तो वह प्रिंसिपल कहाँ से लाएगा और स्कूल को अच्छे से कौन चलाएगा। थोड़ा सोचने के बाद सरला जी किशन को बोली, बेटा एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। किशन बोला, माँ बोलिए ना, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या कोई काम है? नहीं बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं तो यह कहना चाहती थी, जब तक कोई प्रिंसिपल नहीं मिलता तो क्या मैं तुम्हारे उस कॉलेज की देखभाल कर सकती हूँ? किशन मुस्कुराता हुआ बोला, माँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी कोई प्रिंसिपल ढूंढ लूँगा जो इस कॉलेज को अच्छे से चला भी लेगा। तभी सरला जी बोली, बेटा तुम ऐसा मत सोचो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मैं उसे चला नहीं सकती। सरला जी ने किशन को अपनी डिग्री दिखाते हुए बोला, देखो बेटा यह मेरी डिग्री है, मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी हूँ और वेल एजुकेटेड भी हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ और जब तक तुम्हें कोई प्रिंसिपल मिल जाए तो तुम बेशक मुझे वहाँ से निकाल देना और उसको रख लेना, लेकिन बेटा मुझे तुम्हारी यह परेशानी नहीं देखी जाती। किशन डिग्री को देखते ही चौंक गया, क्या सच में माँ आप इतनी पढ़ी लिखी हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इन डिग्रियों को मुझे कभी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पढ़ना तो और चाहती थी, लेकिन हमारी पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण मेरी शादी जल्दी ही कर दी गई थी, जिससे मैं और आगे नहीं पढ़ पाई थी और उन्होंने उसे सारी कहानी सुना दी। किशन यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि माँ आप स्कूल की प्रिंसिपल हो। और अगले दिन ही कृष्ण ने अपनी माँ को ले जाकर अपनी माँ को का इंट्रोडक्शन सभी से करवा दिया और सभी को बोल भी दिया कि आज से यह इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं। धीरे धीरे सरला जी ने स्कूल का सारा काम अच्छे से संभाल लिया था। स्कूल भी अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा था। इस स्कूल में पहले जहां 200 एडमिशन हुआ करते थे, वहीं अब हजारों में एडमिशन होने लगे थे। धीरे धीरे सरला जी को स्कूल के प्रिंसिपल से हटाकर डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। उनके काम के प्रति लगन को देखकर और उनके काम को देखकर उनका प्रमोशन कर दिया गया था। सरला जी अपने काम को बहुत ही लगन से किया करती थी। सरला जी को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस कॉलेज की वह प्रिंसिपल हैं, इस कॉलेज में उनका पोता पढ़ता है। जैसे उसके पापा बचपन में लगते थे, वह भी सेम टू सेम अपने पापा जैसा ही था। वह भी अपने पापा जैसा बदतमीज, बिगड़ा हुआ और आवारा था। उसने कॉलेज में भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। कॉलेज में उसका नया नया एडमिशन हुआ था, जिसकी खबर सरला जी को लग गई थी। उन्हें पता चला कि एक नए एडमिशन का लड़का है जो बड़ा ही बदतमीज है, काफ़ी बदतमीजी करता है। तो सरला जी ने उस लड़के के माता पिता को बुलाने के लिए कहा, जिससे उनका पोता घबरा गया था, लेकिन प्रिंसिपल के सामने खुश होकर बोला, ठीक है मैं अपने माता पिता को बुला कर ले आऊँगा। आपको जो भी शिकायत करनी है आप मेरी शिकायत उनसे कर दीजिएगा, लेकिन मेरे माता पिता मुझे कभी नहीं डांटेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कैसा हूँ। मेरे माता पिता मुझे हर बात के लिए सपोर्ट करते हैं। उसकी बातों को सुनकर सरला जी को अपने बेटे की याद आ जाती है, लेकिन वह उससे बोली, ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम जितने बिगड़े हुए हो, जितने बदतमीज लड़के हो, यह सब तो तुम्हारे माता पिता की ही देन है। उन्हीं की झलक तुम्हारे में दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी तुम उन्हें कॉलेज लेकर आना, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मोनू अगले दिन अपने माता पिता को लेकर कॉलेज में आ गया। जब मोनू के माता पिता ने सरला जी को देखा तो वह दोनों देखते ही चौंक गए थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि उनके बेटे की प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी ही है, सरला जी को देखकर दोनों चौंक गए थे और चक्कर खाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मोनू अपनी माँ को उठाने लगा और बोला कि मम्मी आपको क्या हो गया है? आखिर प्रिंसिपल मैम को देखकर आप चक्कर खाकर क्यों गिर पड़ी और इतनी क्यों घबरा रही हो? क्या आप इन्हें जानती हो? हमारी प्रिंसिपल इतनी भी खराब नहीं है।
मैंने कुछ गलती की थी इसलिए इन्होंने आपको बुलाया है, लेकिन आप तो इनको देखकर ऐसे घबरा रही हो जैसे आपने दिन में ही किसी भूत को देख लिया हो और भूत को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। क्या आपको पता भी है कि प्रिंसिपल के सामने मेरी कितनी इंसल्ट करा दी है? वह अपने माता पिता को वहीं पर सुनाने लग गया, लेकिन वह तो अभी तक यही सोच रहे थे कि क्या वह प्रिंसिपल सच में सरला जी ही थी या फिर कोई और, यह उनका वहम था। अगले दिन फिर से जब वह कॉलेज पहुंचे तो फिर से वहां सरला जी ही बैठी थी। अपनी सासू माँ को देखकर चौंकती हुई बोली, अरे सचिन देखो, तुम्हारी माँ ही प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी है। माँ यहाँ पर क्या कर रही है? जैसे ही सचिन ने प्रिंसिपल को माँ कहा तो मोनू बोला, पापा जी आप मेरी प्रिंसिपल को माँ क्यों बोल रहे हैं? आपको हो क्या गया है? यह तो मेरी प्रिंसिपल है, यह आपकी माँ कैसे हो सकती है? मैंने तो कभी दादी को देखा ही नहीं, तो आज अचानक से दादी कहाँ से पैदा हो गई? आपको लगता है कोई गलतफहमी हो गई है जो मेरी प्रिंसिपल को मेरी दादी समझ रहे हो? तभी सचिन ने कहा, बेटा यह तुम्हारी दादी ही है। अपने पापा की बातों को सुनकर मोनू बोला, क्या सच में यह मेरी दादी है? अगर यह मेरी दादी है तो अब तक वह कहाँ थी और हम सब से दूर क्यों रहती थी? यह हमारे घर में क्यों नहीं रहती थी हम सभी के साथ? यह सारी बातें सुनकर सचिन का मुंह लटक गया था और सोचने लगा कि वह अपने बेटे को किस मुंह से बताए कि उसकी दादी ने उनके साथ क्यों नहीं रहती और किस मुंह से बताए कि उसके मम्मी पापा दोनों ने उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। वह तो खुद हैरान था इस बात को देखकर कि उसकी माँ तो अनपढ़ गंवार थी, तो वह कॉलेज की प्रिंसिपल कैसे बन गई और वह भी इतने बड़े कॉलेज की। सचिन यह सब देखकर थोड़ा सोचने के बाद अपनी माँ को कहने लगा, माँ आप हमारे साथ घर चलिए, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी। उनकी बातों को सुनकर सरला जी ने जवाब दिया, यहाँ मैं पर तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और मैं तुम लोगों को यहाँ पर व्रत मिलाप करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे बेटे को मैं यह बता सकूं कि तुम्हारी माँ बाप ने जो गलती की है और तुम्हें सर पर इतना चढ़ा लिया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, वही गलती तुम कर रहे हो। सरला जी सचिन को कहने लगी, तुम भी नालायक और बिगड़े हुए हो, तुम एक नंबर के बदतमीज और आवारा हो, तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर ही गया है। यह सब सुनकर मोनू अपनी प्रिंसिपल से बोला कि आप मेरे पापा जी को कैसे जानती हो? क्या जो पापा कह रहे हैं वह सच है? क्या आप मेरी दादी माँ हो? मोनू की बातों को सुनकर सरला जी बोली, यहाँ मैं तुम्हारे साथ घर के रिश्ते निभाने के लिए नहीं बैठी हूँ। जो भी बात करनी है घर जाकर करना और कॉलेज ख़त्म होने के बाद करना। यहाँ तो मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ और मैं यहाँ यही चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ उसी लहजे में बात करो, ना कि कोई रिश्ता नाता जोड़ो। सरला जी की बातों को सुनकर मोनू गुस्से में बोला, मुझे कौन सा आपको अपनी दादी बनाने का शौक चढ़ा है? वह तो इतनी देर से पापा आपको मेरी दादी बताए जा रहे हैं और आपको अपनी माँ बता रहे हैं। बस इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप सच में मेरी दादी हैं कि नहीं, क्योंकि दादी तो अपने पोते से बहुत प्यार करती है, आपके जैसे नहीं हर बात पर डांटती हो। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के बाद सरला जी ने अपनी बहू बेटों को खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुमने अपने बेटे को कितना बिगाड़ दिया है। अगर आज के बाद उसने कॉलेज में किसी भी तरह की बदतमीजी की या किसी भी तरह का कोई तमाशा किया तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और इतना कहकर उन दोनों को बाहर जाने के लिए बोला। वह सरला जी को देखकर चौंकते रह गए। उनको तो समझ नहीं आ रहा था कि सरला जी इतने बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल बनी तो बनी कैसे, जिसे पढ़ने लिखने की तमीज़ ही नहीं थी, जिसे खाने पहनने का सलीका तक नहीं था, लेकिन वह इतने बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल कैसे बन गई? इसका मतलब तो वह काफ़ी अमीर होगी, उनके पास तो खूब पैसा और बंगला गाड़ी होंगे। लालचवश दोनों सोचने लगे, कुछ भी करके हमें माँ को अपने पास लाना ही होगा, क्योंकि वह तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो रोजाना एक सोने का अंडा देगी। शाम को जब सरला जी के घर जाकर सचिन और साक्षी बोले कि माँ आप कहाँ चली गई थी, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप तो हमें कहीं नहीं मिल रही थी। आप हमारे साथ घर चलिए, हम सभी लोग साथ में मिलकर रहेंगे। अब तो आपका पोता भी बड़ा हो गया है, हम एक परिवार की तरह मिलकर रहेंगे।
आपका पोता आपसे मिलकर बहुत खुश होगा जब वह सुनेगा कि आप सच में उसकी दादी है, क्योंकि वह हमसे पूछता रहता था कि क्या उसके दादा दादी नहीं हैं। लेकिन आज जब उसे पता चला कि आप ही उसकी दादी हो तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वह आपसे मिलने के लिए बेटा आता जाता रहेगा। वह चाहता है कि उसकी दादी उसके साथ ही रहे। इतना कहकर उन्होंने उनका सरला जी का हाथ पकड़ लिया और घर ले जाने के लिए बोले तो सरला जी ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला कि क्या मैंने तुम लोगों को कहा है कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, जो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है और घर ले जाने का मूड बना लिया है। और वैसे भी अगर तुम्हारा मुझे ले जाने का मन है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। यह सारी बातें उनका बेटा मोनू बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था, क्योंकि सचिन और साक्षी तो मोनू को अपने साथ लेकर नहीं आए थे, लेकिन माँ का अपनी दादी से मिलने का मन कर रहा था और वह भी जानना चाहता था कि क्या सच में प्रिंसिपल उसकी दादी हैं। बेशक मोनू बिगड़ा हुआ और बदतमीज था, लेकिन वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी दादी को नहीं देखा था। सभी अपने दादा दादी की बात करते हैं, तो जब से उसने दादी का नाम सुना तो बच्चे अपनी दादी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया था। वह दादा दादी के बारे में सुनता था कि दादा दादी अपने पोता पोती को बहुत प्यार करते हैं, इस तरह पोता भी अपनी दादी को प्यार करता है। मोनू जब सबकी बातें सुनकर यह पता चला कि प्रिंसिपल उसकी दादी माँ है तो वह बहुत खुश हुआ। वह अंदर जाने ही वाला था कि तभी सरला जी बोली, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना है। और रही बात मेरे पोते की, तो मेरा पोता मुझे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा। जब उसे अपने माता पिता की करतूत के बारे में पता चलेगा तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह अपने माता पिता का पक्ष लेगा या फिर मेरा। वह मेरे साथ रहना पसंद करेगा या फिर तुम लोगों के साथ। अगर उसे अपनी दादी के साथ रहना है तो उसे उस घर में जाकर रहना होगा, ना कि वहाँ जाऊँगी। उनकी आवाज़ सुनकर मोनू वहीं रुक गया। सोचने लगा कि मम्मी पापा ने दादी के साथ ऐसा क्या किया है जिससे दादी उनसे इतनी नाराज़ हैं कि घर आने को भी तैयार नहीं है। और आज तक ना कभी घर आई। मैंने कभी भी दादी को अपने घर में नहीं देखा और मुझे पता तक नहीं था कि मेरी दादी जिंदा है। नहीं मुझे किसी ने बताया और चुपचाप वहाँ से घर चला गया। घर जाकर सोचता रहा। जैसे ही उसके मम्मी पापा घर आ गए तो मोनू बोला, मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। सचिन बोला, कहो बेटा क्या कहना है, क्या सच में प्रिंसिपल मेरी दादी माँ है? तब उसके मम्मी पापा बोले, हाँ प्रिंसिपल ही तुम्हारी दादी हैं। फिर मोनू बोला, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दादी जी हमारे साथ नहीं रहती और वह हम लोगों के साथ रहने के लिए भी तैयार नहीं है। आप लोगों का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आखिर आप लोगों से इतनी नफरत क्यों करती है? और जिसकी सज़ा मुझे भी मिल रही है कि मैं अपनी दादी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह आप दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आखिर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया है जो दादी आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अपने बेटे के पूछने पर उन्होंने अपने किए हुए सारे कांड अपने बेटे को बता दिए। जब उनके बेटे को पता चला कि उनके मम्मी पापा ने उनके दादी के साथ कितना गंदा व्यवहार किया है, जितना प्यार वह अपने मम्मी पापा से करता था उसका दुगना नफरत करने लगा और बोला कि दादी माँ ने तो आपके साथ बात भी कर ली, लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तो आप लोगों की शक्ल तक नहीं देखता। रिश्ता रखना तो बहुत दूर की बात थी। मैं आज इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। लानत है आप पर, लालच के कारण आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। क्या पता लालच में आकर कल को तुम मुझे भी किसी को बेच दोगे, या फिर कोई ऐसा काम करने पर मैं भी तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मैं आप जितना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे काम तो नहीं किए कि मैं आपको माफ़ कर सकूँ या फिर अपने गुस्से पर काबू पा सकूँ। इसलिए मेरे लिए अच्छा तो यही होगा कि मैं ही इस घर से चला जाऊँ। मैं अपनी दादी के पास जा रहा हूँ। मैं अपनी दादी के साथ ही रहूँगा। अगर मेरी दादी मुझे अपनाएंगी तो ठीक है, अगर नहीं अपनाया तो आप लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। सब कुछ छोड़कर चला जाऊँगा। इतना कहकर वह चला गया। फिर दोनों अपने बेटे को मनाते रह गए और रोकने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उनके बेटे ने उनके साथ रुकने से साफ इनकार कर दिया था और सामान लेकर अपनी दादी के पास चला गया और दादी को जाकर कहने लगा, दादी
मुझे सब पता चल गया है कि मम्मी पापा ने आपके साथ क्या किया है। मुझे माफ़ कर देना दादी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन यह सब जानने के बाद मैं उस घर में उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जिन्होंने अपनी माँ के ही साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। उसकी दादी ने उसकी बातों को सुनकर उसे गले लगा लिया और बोली कि बेटे, इसमें तेरी तो कोई भी गलती नहीं है, तू मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहा है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि तू अपने पापा की तरह गंदा इंसान ना बने, इसलिए तुझे कॉलेज में डांटती थी। हर समय मस्ती मजाक करना अच्छी बात नहीं होती। अगर किसी को इसकी लत लग जाए तो वह कब अच्छाई से बुराई में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। मोनू अपनी दादी से बोला, दादी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहूँगा, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ बेटा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन तुझे इस घर में रहने से पहले मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यह घर मेरा नहीं है। मेरा एक मुंह बोला बेटा है जिसने मुझे सहारा दिया है और मुझे अपनी माँ बनाकर रखा है, वह ही मेरा अब असली बेटा है। इसलिए उससे पूछे बिना मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। सरला जी ने जब अपने बेटे किशन को यह सब बातें बताई तो किशन बोला, माँ आपने मुझे फिर से पराया कर दिया है, जो भी मेरा है वह सब आपका ही तो है, आप जिसे चाहें घर में रख सकती हैं। सरला जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन मैंने तुझसे पूछना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने सोचा कि घर का फैसला सभी साथ मिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, उसकी सलाह भी तो लेनी चाहिए। तब किशन बोला, अच्छा ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हो वैसा ही करो, अगर आप चाहो तो अपने बेटे बहू को भी रख सकती हो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। सरला जी बोली, नहीं बेटा, अपने बेटा बहू को मैं इस घर में नहीं रख सकती, क्योंकि वह दोनों लालची भेड़िए हैं, उन्हें तो जितना मिलेगा उतना ही कम है। अगर वह यहाँ आ गए तो धीरे धीरे हम सबको भी खा जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब तो मैं तुम दोनों के साथ इस घर में रहना चाहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ। उन्होंने कुछ समय के बाद किशन की भी शादी करा दी। किशन की पत्नी बहुत ही पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, जो सरला जी को और उनके पोते मोनू को भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उन्हें कभी भी गैर होने का एहसास नहीं होने देती थी। वह सरला जी को, अपनी सास और मोनू को अपने छोटे भाई की तरह रखती थी। सभी लोग एक साथ खुश थे, लेकिन सरला जी के बेटे और बहू आज बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुके थे। उन पर भी धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा था। उनका इकलौता बेटा भी उनके साथ नहीं था। आज भगवान ने उसकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही कर दी थी जो स्थिति उन्होंने अपनी माँ की थी। उन्हें दर दर का मोहताज बना दिया गया था। अब तो वह हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर मोहताज रहने लगे थे। एक दिन सरला जी किसी काम से उनकी बिल्डिंग में आई तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू यह हालत में खड़े हैं। उनकी ऐसी हालत को देखकर सरला जी को दुख हुआ। सचिन और साक्षी की नज़र जब अब उनकी माँ पर पड़ी तो रोते रोते दौड़ते हुए आए और उनके पैरों में आकर गिर गए और कहने लगे, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपने किए गए कर्मों की सज़ा मिल गई है। हमें पता है हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन फिर भी हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। हम अपने बेटे से दूर और नहीं रह सकते, हम अपने बेटे के साथ ही रहना चाहते हैं। सरला जी को उनकी हालत पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। और सरला जी ने अपने पोते को कहा कि वह भी अपने माता पिता को माफ़ कर दे, क्योंकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है। अपनी दादी की बातों को मानकर मोनू ने मम्मी पापा को माफ़ कर दिया और कभी कभी उनसे मिलने जाने लगा, क्योंकि औलाद से बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त करने के बाहर होता है, जो केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने वह झेला हो। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।